स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। अभी हम औरंगजेब का जो सीरीज लेके आगे जा रहे हैं, तो इससे मैंने पिछले 2 3 4 वीडियो औरंगजेब पे देख रखे। छोटा छोटा ही वीडियो पहले वाला है, आधा आधा घंटा का, एक वीडियो 1 घंटा का होगा। तो जो भी वीडियो अभी हम पढ़े हैं उसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे। ये मेरा वीडियो नंबर 4 या 5 होगा। तो हम कोशिश करेंगे समझने का आगे का जो कॉन्सेप्ट था। औरंगजेब जो है वो अकबर का पीछा करते हुए कहाँ पहुंच गया? दक्षिण भारत। कब पहुंचा? 1882 ईस्वी में। 1882 नहीं, 1682, 1682 में वो कहाँ पहुंच गया? दक्षिण भारत पहुंच जाता है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि 1666 में, 1665 में, ये सब ऐसा समय था जो 1665 में क्या हुआ था पहले आप बताओ। तो 1665 में हुआ था कि जो संधि हुई थी किला का, उन्होंने शिवाजी महाराज, जो संभाजी थे, शिवाजी थे, उन्होंने एक जो पुरंदर का किला था, वो किला किनको सौंप दिया? मुगल को सौंप दिया। उस वक्त उस संधि के नेतृत्व में एक राजा, राजपूत राजा गए हुए थे, जय सिंह, जो कि औरंगजेब के अंदर ही काम कर रहे थे। तो 1665 का समय था। तो उस समय बड़ा बढ़िया एकदम आराम से किला विला मुगल के अंदर चला गया। तो फिर मुगल भी ठीक था। अब शिवाजी, संभाजी वगैरह जो थे उधर मराठा साइड, उन लोगों को लगा कि अब जो मेरा रिलेशन है ना औरंगजेब से काफ़ी बढ़िया हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवाजी भी आते हैं औरंगजेब के दरबार घूमने के लिए, लेकिन ये शिवाजी को ही पकड़ के जेल वगैरह में बंद कर लेता है। फिर मौका देखते ही शिवाजी वो जेल से भाग जाते हैं। और फिर उस वक्त भी कई छिटर-फुटर लड़ाई शिवाजी और फिर औरंगजेब, इन लोगों के बीच में हुई। तो जो भी लड़ाइयाँ थी वो ठीक है, वहीं हो वो साल 2 साल में लड़ाई कहीं न कहीं दब गई। फिर से ये जो मराठा और टकराने वाला काम मुगल के साथ तब हुआ जब औरंगजेब का बेटा अकबर वो भाग करके किसके दरबार में चला गया? शिवाजी के दरबार में चला गया। उस वक्त वहां पर कौन थे? शिवाजी नहीं थे। शिवाजी कहाँ गए थे? शिवाजी युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे। उस वक्त दरबार में मौजूद कौन थे? तो संभाजी थे। तो संभाजी से मिलता कौन है? तो औरंगजेब का अपना बेटा अकबर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अकबर ना वो उसको राजपूत मारवाड़ वाला क्षेत्र में खतरा महसूस होने लगा। उसको लगा अब राजपूत लोग हमको भगा देंगे चिट्ठी पढ़ने के बाद। चिट्ठी कौन चिट्ठी? तो जो चिट्ठी औरंगजेब ने लिखा था। तो ये जो चिट्ठी औरंगजेब ने लिख दिया था कि भाई, चाल चल दिया था कि जो तुम चिट्ठी तो कब पढ़े ही होंगे कि भाई औरंगजेब ने लिखा था कि सही किए अकबर, तुम हम मतलब कहीं न कहीं एकाएकी करके हम सब मरवार के राजा को मरवाने में तुम मेरा हेल्प कर रहे हो। मतलब एक औरंगजेब ही उसको झूठा चिट्ठी लिखा तो सब लोग पढ़ लिया। तो ये मुगल में होते ही रहा है। मुगल चिट्ठी लिखने में बहुत माहिर थे। सबको झूठा चिट्ठी लिख-लिख के कितना कन्फ्यूज़ कर देते थे ना, तो कन्फ्यूज़न में उसको भी वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा अकबर को। फिर अकबर कहाँ आ जाता है? तो अकबर आ जाता है, आप मेरे पुराने वीडियो जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आने वाला है नहीं। तो आप मेरे वीडियो पढ़ पे आओगे तो आपको समझ में आएगा क्या चिट्ठी था, क्या कहानी थी, है ना? तो एक-एक चीज़ आपका कंसेप्ट, एक-एक कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, एक-एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। औरंगजेब जो है, औरंगजेब वो अकबर का पीछा करते हुए कहाँ पहुँच जाता है? दक्षिण भारत पहुँच जाता है और 1682 से ही एकदम हाथ धो करके पड़ जाता है किसके पीछे? संभाजी, शिवाजी, मराठा के पीछे। कहता है कि हम दक्षिण भारत तो आ गए हैं, अब हम सब काम धंधा छोड़ करके अपना राजा वाजा जो भी काम धंधा है वो सब तो पहले साइड करो। अब हम कंप्लीट रूप से हराएंगे किसको? संभाजी, शिवाजी, इनका जो टोटल मराठा वाला जितना भी क्षेत्र है इनके अंदर में, उसको एक एक करके इनका जितना भी जगह है सब औरंगजेब सपना देख लिया कि सब क्षेत्र को अब हम जीत ही जाएंगे। अकबर भाग के पारस चला गया था। हालांकि इतिहास को आप डिटेल में पढ़िएगा तो पारस इसकी नानी खानदान से, मतलब नानी घर जो था अकबर का, पारस वाला ही क्षेत्र था। जो इनकी मम्मी थी वो वहीं से आई थी शादी करके औरंगजेब के साथ। तो उसको लगा कि चलो अब हम दूसरा जगह चल ही गए हैं, पारस चला ही गया अकबर, तो अपने आप को एक ठीक ठाक, अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करने लगा। उसको अपने पापा औरंगजेब से डर हो गया था। अब उसको लगा कि औरंगजेब जब अपने भाई का नहीं हुआ, जब अपने पिता को औरंगजेब तकलीफ पहुंचाया, जेल में बंद रखा, तो हमारा कहाँ से होगा? चलो भैया यहाँ से भाग ही जाते हैं। फारस में भाग करके वो अपना जीवन को व्यतीत करने लगा। हमने पिछले वाले वीडियो में ये सब देख रखा था। और
दक्षिण भारत में औरंगजेब विजय करना स्टार्ट कर दिया कब से? 1682। अब दक्षिण भारत कहाँ? तो ये जो दक्षिण भारत है ये किनका क्षेत्र है? संभाजी, शिवाजी इन लोगों का क्षेत्र है दक्षिण भारत। और 1682 से ही ये युद्ध जीतना प्रारंभ कर दिया, कर दिया 1682 से ही। और इसी दौरान उसने 1686 को जीता। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जगह? बीजापुर पर कब्जा भी कर लिया। 87 का समय आता है तो गोलकुंडा पे कब्जा कर लिया। ये सब मराठा के हाथ में था। बीजापुर, गोलकुंडा ये सब मराठा के ही सीमा क्षेत्र में था, लेकिन इसको छीन कौन लिया? औरंगजेब। युद्ध कर रहा था कई सालों से और जीत तो मिल ही जाता है मराठा से। फिर गोलकुंडा जीत लिया, बीजापुर जीत लिया, ये सब औरंगजेब छीन लिया। और औरंगजेब की जो सेना की कंप्लीट रूप से जो टुकड़ियां थी वो ये दक्षिण भारत में ही कंप्लीट रूप से अपना पूरा का पूरा जान लगा रही थी मराठा से अपना सारा का सारा क्षेत्र खींचने में। औरंगजेब मराठा की तरफ नहीं जाता है, नहीं जाता। जानते हैं कब? जब उसका बेटवा जो है ना अकबर भाग के यदि मराठा के पास नहीं आता, मराठा के शरण में, तो उसका औरंगजेब पक्का नहीं जाता। औरंगजेब अपना उत्तरी भारत की तरफ शासन करते करते अपना मर उड़ जाता। लेकिन ये औरंगजेब को है ना चुंबक की तरह उसका जो बेटा अकबर है ना वही खींच के ले आया ये मराठा दरबार में। और फिर औरंगजेब अपना पूरा जीवन लगा करके मराठा को बर्बाद करने के लिए पूरा का पूरा 25 साल लगा दिया। कहा जाता है इतिहास में औरंगजेब तो मराठा को बर्बाद करने के लिए 25 साल दक्षिणी भारत में बिता दिया, लेकिन औरंगजेब खुद बर्बाद हो गया। क्योंकि उत्तर वाला भारत में चले जाइए तो वहाँ अलग अलग राजा औरंगजेब का जो छोटा मोटा सूबेदार थे उसको लात मार मार के भगा दिया और फिर खुद शासन ले लिया। छोटा छोटा अलग अलग वंश वहाँ एस्टेब्लिश हो गया। वहाँ अब मुगल से कनेक्शन भी कटने लगा, क्योंकि औरंगजेब का पूरा कंसंट्रेशन कहाँ पर फोकस हो गया? ये दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत था किसका? तो टोटल का टोटल मराठा वाला क्षेत्र था। ये मराठा की तरफ आया क्यों था? तो ये मराठा की तरफ अपना बेटवा का पीछा करते हुए, अकबर का पीछा करते हुए आया था। अकबर तो लुत्ती लगा दिया, अपने भाग गया फारस। देखिए अकबरवा कितना तेज है। सही में ही अकबर को हमको देख के ना बड़ा चीर बढ़ रहा है। पहले लुत्ती लगाया था कहाँ पे ले जाके? तो उधर उसको मरवाड़ वाला क्षेत्र में, मरवाड़ी लोग को मास करने के लिए। वहां पर उसको लग गया कि भाई चलो ठीक है, इधर मरवाड़ी वगैरह क्षेत्र में इसको लग रहा था कि मेरा डेरा अब डलने वाला ज्यादा देर तक है नहीं चिट्ठी आने के बाद। तो ये भाग के चला गया सीधे किसके दरबार में? ये भाग के चला गया मराठा के दरबार में। अब मराठा जो है औरंगजेब के द्वारा काफी प्रताड़ित होने लगा ये बेटा का बहाना लेकर के। और बेटा तो भाग के चला गया फारस। यहाँ लड़ाई चलते चलते बीजापुर हाथ से निकल गया मराठा का, गोलकुंडा वाला क्षेत्र निकल गया। और औरंगजेब अपना पूरा सेना के साथ पूरा धन दौलत सब दक्षिण भारत को जीतने में ही लगा रहा था, और उधर उत्तर भारत एकदम छोड़ दिया खाली। इसी दौरान दक्षिण भारत जीतने के क्रम में उत्तर भारत तो एकदम अनाथ ही हो गया, उधर ध्यान ही नहीं देता था। और दक्षिण भारत में इतना ये लड़ाई अपना लास्ट 25 साल बिता दिया कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो आपका ये क्या बोलते हैं औरंगजेब है उसका कब्रिस्तान साबित हो गया। यही दक्षिण भारत मराठा वाला क्षेत्र कब्रिस्तान साबित हो गया। वहीं वो 1707 में लड़ाई झगड़ा करते करते मर गया क्षेत्र को जीतते। और उत्तर भारत पे अलग अलग वंश का कब्जा होने लगता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसी दौरान मुगल का पतन का दौर आने ही लगता है। समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन पकड़िए, कंसेप्ट पकड़िए। जय इतिहासकार लिखते हैं, हम नहीं लिखे हैं, हम नहीं लिखे हैं दोस्त, हम नहीं लिखे हैं, इतिहासकार लिखे हैं। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है इसी दौरान मुगल वंश का पतन का दौर आने लगता है। क्या मुगल के पतन के पीछे औरंगजेब ही जिम्मेदार थे? आपको क्या लगता है फ्रेंड? ये जो औरंगजेब जो थे इनके मतलब मुगल का पतन के पीछे औरंगजेब का पूरा हाथ है, या फिर आधा ही हाथ है, या फिर थोड़ा बहुत हाथ है, या फिर हाथ है ही नहीं? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? आगे मुगल का पतन होना स्टार्ट अब हो गया। मुगल गरीबी के तौर पे हो गया। मुगल जो तरक्की बाबर से लेके औरंगजेब तक पहुंचाया था ना, आसमान में तरक्की में उड़ा दिया था ये औरंगजेब तक। आप देखिएगा कि मुगल में जो भी उत्तराधिकार आएंगे वो उनका सत्ता घट घट के इतनी को हो जाएगा। अभी पूरा भारत पे शासन कर रहा था औरंगजेब, अब घट घट के दक्षिण भारत पे आ गया। अब इसका जो उत्तराधिकार आएगा घट घट के छोटा क्षेत्र पे, फिर उससे छोटा क्षेत्र पे, फिर पता चलेगा मोहल्ला पे भी शासन करने लायक नहीं बना, दो चार घर पे शासन कर रहा है औरंगजेब का फैमिली। इस स्थिति में आ जाता है। अभी अंग्रेज आना बाकी है, युद्ध भीषम होने वाला है, मराठा का भी खून खौल रहा है, उधर अलग अलग छोटा छोटा वंश पनपते जा रहा है। भारत में छोटा छोटा अलग अलग राजा हो गया है। समझ लीजिए अब होगा क्या? अब आएगा अंग्रेज और देखिएगा भारत में एगो राजा ने कितने न सरकारें भरल है।
अब औरंगज़ेब एक तो पहले से बिज़नेस कर रहा था। औरंगज़ेब हम क्या बोले, जब जब घर टूटेगा पड़ोसिया के लूटेगा। अब जब अंग्रेज आएगा ना भारत देखेगा कितने न यहाँ जो है ना छोटा छोटा राजा, कितने न राजा है। तो इसको लगेगा कि एगो गार्जियन नहीं। आपको एक पता है, एक घर में अगर एक से अधिक गार्जियन हो जाता है तो घर का संस्कार गिर जाता है और घर भी टूटने लगता है और बच्चे भी माँ बाप का इज्जत नहीं करते हैं। एक गार्जियन ही होना चाहिए, या तो माँ गार्जियन रहे, या तो पिता गार्जियन रहे। गार्जियन अगर सब बनने लगता है, भाई भी गार्जियन, बहन भी गार्जियन, माँ भी गार्जियन, भाई भी गार्जियन, तो घर टूटने लगता है। हमारा कंट्री भारत तो एगो था। अब भारत में अलग-अलग कितने न गार्जियन था। कोई बिहार का गार्जियन था, कोई यूपी का गार्जियन था, कोई उधर छोटा-सा वंश था, कोई उधर छोटा-सा वंश था। सब सोचता था किसी को किसी से क्या मतलब है। ये अंग्रेज एकाएक ही करके सबको आपस में लड़ा देता है और फिर अंग्रेज देखिए भारत पे क्या 200 साल दबा के राज करेगा। एक-एक कॉन्सेप्ट को आधुनिक में पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको तो और अच्छे से कवारेंगे। इसलिए क्योंकि उधर बीपीएससी में लगभग 22 से 25 नंबर उधर से ही कवर होगा। उसको तो और अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरीज के साथ बने रहिए, एक-एक कांसेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ पे औरंगज़ेब देखिए अपना जो 25 साल है ये कंप्लीट लगा दिया। दक्षिणी भारत में क्या पता ही मराठा में क्या देख लिया, भिड़ गया मराठे से। उसको खा मराठे को निगलने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। हैं? औरंगज़ेब चाहता तो अपना वो शासन क्षेत्र कहीं दिल्ली में एस्टेब्लिश कर लेता या आगरा से, और पूरा भारत को एक ठीक-ठाक जैसे उनके पूर्वज करते आए, और फिर अपना उत्तराधिकारियों को अच्छा से पढ़ाता लिखाता अकबर को ही, उसको ही अच्छा संस्कार देता। अकबर नहीं तो फिर दूसरे बेटा में ही खोजता राजा बलागुन, तो फिर उत्तराधिकारी उसको साबित करके एक मजबूत भारत को पकड़ के रखता। एक अकबर के लिए वो अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर दिया। समझ लीजिए अकबर तो भाग के चला गया नानी घर फारस। इधर इसका गंजन पुरने लगा। ये 25 वर्ष लड़ने लगा एकदम हौक करके किससे? कंप्लीट रूप से मराठा से ही भिड़ गया। हालाँकि मुगल का जो कहीं न कहीं आपके अकॉर्डिंग क्या लगा, ये आप मेरे को कमेंट में करें कि मुगल जो है अब डाउनफॉल पे कैसे होने लगा? मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वह जो है ना केंद्रीय शासन व्यवस्था को तोड़ कर रख दिया था। कौन? औरंगज़ेब। 25 वर्ष यहाँ, 25 वर्ष वहाँ। ये क्या तमाशा है भाई, 50 साल के शासन में आप 25 वर्ष यहाँ से शासन उत्तर भारत से, 25 वर्ष दक्षिण भारत से। ये कहाँ का आप तमाशा कर रहे हो औरंगज़ेब भाई, आप हमको जवाब दो। हालाँकि मुगल का कारण अयोग्य उत्तराधिकारी अयोग्य उत्तराधिकारी का भी हो सकता है पतन का कारण, क्योंकि मान लिया औरंगज़ेब अपने आप को लड़ाई करके पूरा मान लिया दक्षिण भारत में लगा दिया, चलो ठीक है। उसका उत्तराधिकारी जो आए होंगे, हो सकता है उनको उतना दिमाग, बुद्धि, दम, खम, सोचने समझने की पावर औरंगज़ेब की इतना ना हो, कम हो, इसीलिए मुगल वंश को नर्क में घुसा दिया था। तो हालाँकि औरंगज़ेब के इस टाइम से ही तो इसका पतन मतलब इसका नष्ट होना शुरू हो गया था, और इसके वंश और खत्म आ जाते हैं। वंश तो एकदम खत्म ही कर देता है ये पूरा मुगल वंश को। और औरंगजेब की मृत्यु जो है दक्षिण भारत के दौलताबाद वाला क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण भारत के दौलताबाद वाला क्षेत्र में। और दौलताबाद देखिए, इतना दौलत रहते हुए भी औरंगजेब दौलताबाद में ही मरा। तो दौलताबाद में ये दक्षिण भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसे वहीं पे दफना दिया जाता है। हालाँकि 1 मिनट, हालाँकि औरंगज़ेब की जो पत्नी है, वो फ़ारस राजघराने की थी। हम अभी आपको बताए ना कि अपना नानी घर भाग के चला गया। तो औरंगज़ेब की जो पत्नी थी, वो फ़ारस राजघराने की थी, रवैया-उद-दौरानी। रवैया-उद-दौरानी इनका नाम था, और इसका एक और नाम था दिलरास बानो बेगम। और इसी से औरंगज़ेब विवाह करता है और पत्नी से काफ़ी प्यार करता है, काफ़ी। एक हालाँकि हम मिस्टेक से एक बार बोल दिए थे इन्होंने एक ही शादी करा था, लेकिन जब इसको डिटेल से जाकर के पढ़ा गया, सर्च किया गया, तो एक नहीं 4-5 शादी औरंगज़ेब ने भी करा था। लेकिन ये जो पत्नी थी रवैया-उद-दौरानी, ये बड़ा प्यार करता था इससे और इसको सम्मान भी देता था, और ये फ़ारस कंट्री की थी। कहा जाता है कि रवैया-उद-दौरानी जो पत्नी थी, उसकी जब मृत्यु होती है तो औरंगज़ेब बहुत रोता है, और रोता ही नहीं है, बल्कि देखिए वो पत्नी के लिए क्या-क्या करता है। जब मर जाती है उसकी पत्नी, देहांत हो जाता है औरंगज़ेब की पत्नी का, तो उसी के याद में वह बीबी का मकबरा क्या बनवाता है? बीबी का मकबरा बनवाता है। कौन? औरंगज़ेब। ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है? औरंगज़ेब अपनी पत्नी के याद में क्या बनवाता है? बीवी का मकबरा बनवाया। कहाँ बनवाया? ये आप सोचिए, तो ये औरंगाबाद है एक जगह, औरंगाबाद में ही बनवाया था। और औरंगाबाद अभी भी आप घूमने जाओगे तो आपको बीवी का मकबरा मिल जाएगा। वो औरंगज़ेब की जो पत्नी थी जिसका नाम क्या था?
आपको याद नहीं, चलिए बता देते हैं, रबैया उद दौरानी। तो उसी के याद में ये बनाया था औरंगजेब बीबी का मकबरा। औरंगजेब जो था, इसका जो मकबरा खूबसूरत बनाया था। 1678 से 79 के बीच इसका मकबरा को लगभग बनाने में ये काम कराया था। और इसके निर्माण के बाद, डेट याद रखिएगा, डेट से भी पूछा जा रहा है आजकल के दौर में, 1678 से 79 ये जो बीबी का मकबरा है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। और इसके निर्माण के बाद जो आकृति बनी है बीबी की मकबरा का, बड़ा सुंदर, भव्य, सुंदर, देखने लायक आकृति, बिल्कुल ताजमहल के जैसा हूबहू छाप दिया ये बीबी का मकबरा। एक नंबर बनाया भाई साहब, कुछ इसमें मतलब किंतु परंतु कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास बना दिया बीबी का मकबरा। बहुत सारा इसे बनाने में कॉस्ट भी आया। सबका पैसा कौन खर्च किया? औरंगजेब ने खर्च किया। क्यों खर्च किया? क्योंकि उसकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और क्यों ना बनाए अपनी धर्म पत्नी के याद में इतना सुंदर मकबरा, बनाना ही चाहिए। जिसके कारण इसे नकली ताजमहल की उपाधि इतिहासकार वगैरह लोग नकली ताजमहल पुकारने लगे। इसे बहुत लोग द्वितीय ताजमहल भी पुकारने लगा। बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया किसके गया द्वारा गया? औरंगजेब के द्वारा। औरंगाबाद और औरंगजेब इन दोनों सेम नाम है, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। कहाँ बनाया गया बीबी का मकबरा? औरंगाबाद में। और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था। प्रश्न यहां से भी निकल के आते हैं। औरंगजेब ने लाल किला में क्या निर्माण कराया था? मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था। हालांकि औरंगजेब हिंदुओं से काफी नफरत करता था। क्या करता था औरंगजेब? हिंदुओं से काफी नफरत करता था, और हिंदुओं के अगेंस्ट तमाम षड्यंत्र भी किया। बहुत षड्यंत्र हिंदुओं के अगेंस्ट ही करता था। लेकिन एक अच्छाई इसमें था कि मुगल के अंदर जितना भी सेना थे उस वक्त, औरंगजेब के टाइम में मुगल के अंदर जो भी सेना लोग थे वो हिंदुओं बहुत अधिक ज्यादा थे। मतलब सेना के रूप में हिंदुओं भी बहुत ज्यादा थे। और इतना ज्यादा हिंदू सेनापति थे कि औरंगजेब के अलावा इतना सेनापति मुगल के अंदर, वो भी हिंदू जाति, दूसरा राजा औरंगजेब के अलावा किसी ने इतना ज्यादा सेनापति खासकर हिंदू को लेकर नहीं चला था। औरंगजेब एकमात्र ऐसा राजा था, हालांकि मान लीजिए इसका नफरत भले ही था किससे? हिंदू से, फिर भी औरंगजेब बहुत सारा सेनापति वो हिंदुओं का लेके चला था। ये चीज आप पचा लीजिए अपने मन में कि बहुत सारा सेनापति, हिंदू सेनापति अपने शासनकाल में अपने साथ चला था लेकर के, क्योंकि उसको जो जो लायक लोग लगता था औरंगजेब उसको ही लेके चलते थे। और ये अपने शासनकाल में हिंदू सेनापति का रेशियो अगर आपको खुल के बता दें तो 1/3 था। कहा जाता है कि अगर 100 सेनापति था औरंगजेब के दरबार में, तो लगभग 33 सेनापति हिंदू था, और जो बाकी 66 सेनापति है वो मुसलमान से था। मुसलमान सेनापति 66% और हिंदू सेनापति 33%। उसका रेशियो लगभग, रेशियो और पूछा जाएगा तो ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए लिख लीजिए कि 1/3 था, 1/3 रेशियो था। मेंस जब लिखिएगा तो उसमें ये सब पॉइंट डाल के अंडरलाइन करिएगा, तो देखिएगा आपका कॉपी सजा हुआ एकदम लगेगा। और लगभग मुस्लिम सेनापति जो था वो कितना परसेंट था? 66, और हिंदू 33। और जो टाइम आया, इसने हिंदुओं से काफी कड़ाई से कर वसूलना शुरू कर दिया भाई। हिंदू से तो बहुत कड़ाई करता था, और जजिया कर भी वसूला गैर मुसलमान लोगों से, जजिया कर भी दौड़ा। इसके कारण क्या हुआ पता है? जानिए। कर वसूलने लगा, इतना लड़ाई कर करके, झगड़ा करके, जबरदस्ती कर टैक्स को वसूलता था औरंगजेब। इसी दौरान जिसके पास ज्यादा पैसा था तो उसके पास ज्यादा कर लेने लगा। औरंगजेब के मन में हमेशा एक ही बात, अमीर लोगों से अमीर की तरह टैक्स लेंगे, गरीब लोगों से गरीब की तरह टैक्स लेंगे, टैक्स बराबर हम नहीं रखेंगे। जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा देगा, जो कम कमाएगा वो कम देगा। सीधा बात औरंगजेब कह दिया था। 200 तिहरम से जो कम कमाएगा, उस वक्त हम लोग, अभी हम लोग का करेंसी क्या चल रहा है? रुपया चल रहा है। अभी हम लोगों का करेंसी रुपया चल रहा है। औरंगजेब के टाइम में उस वक्त का करेंसी तिरहम था। तो औरंगजेब कहे थे कि जो 200 तिरहम से कम आय कमाएगा, जो 200 तिरहम से कम कमाएगा, उसे प्रति वर्ष 12 तिरहम वार्षिक कर देना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष, महीना नहीं, प्रत्येक वर्ष। जो 200 तिरहम सालाना कमाएगा तो उसे मतलब 200 रुपया कमाओगे तो 12 रुपया पहुंचा दोगे।
चुकाना तो होगा ही। अब तुम जैसे चुकाओ, बेटी का शादी, माँ का ऑपरेशन, कुछ भी हो, आई डोंट नो, 12 तिरहम मतलब 12 तिरहम लगेगा भैया, जहाँ से लाओ, घर बेच के लाओ। लेकिन अगर 200 तिरहम तुम कमा रहे हो तो 1200 तिरहम देना पड़ेगा, मतलब देना ही पड़ेगा। और अगर 200 से 1000 तिरहम तुम कमा रहे हो, क्या हम बोले, 200 से 1000 तिरहम, तो 200 से 1000 तिरहम में उसे 24 तिरहम का जो टैक्स है वो प्रति वर्ष चुकाना ही पड़ेगा। ठीक, प्रति वर्ष एट एनी कॉस्ट आपको जा करके 24 तिरहम का टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। और 1000 से अधिक तिरहम की इनकम कर रहे हो तो उसे एवरी ईयर 48 तिरहम तो चुकाना ही पड़ेगा। 200 तिरहम जो कर रहे हैं या फिर उससे कम, वो 200 तिरहम का इनकम कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। 200 तिरहम का जो इनकम कर रहे हैं उसे 12 तिरहम पहुंचाना पड़ेगा। 200 से 1000 कर रहे हैं तो 24, और 1000 से अधिक कर रहे हैं तो 48। 12 दूना 24, 24 दूना 48, देख लो, समझ लो, मतलब सबका दुगनते जा रहा है। पहले 200 तिरहम तो 12 तिरहम, 200 से 1000 तिरहम तो 24 तिरहम, और 1000 से अधिक तिरहम का इनकम कर रहे हो तो कम से कम 48 तिरहम तुमको पहुंचाना ही पड़ेगा। और 1000 तिरहम से अधिक तक, लाखों तिरहम तक कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम तुमको 48 तिरहम राजा को देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे दो। हालांकि औरंगजेब थोड़ा ना, उसमें अंदर थोड़ा सा इंसानियत तो था, थोड़ा सा इंसानियत भी था। वो 14 वर्ष, मतलब जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे ना, जो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे थे, जो भिखारी थे, जो भीख मांगते थे रोड पे, जो स्त्री थी, खासकर स्त्री लोग, उस वक्त स्त्री का स्थिति खराब था। स्त्री आज की तरह इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर नहीं होती थी। ये सब मत समझना कि स्त्री है तो कलेक्टर बन जाएगी, ये सब तो, पुरुष तो होवे नहीं करता था राजा के अंदर में, बड़ा बहुत रेयर ही बनता था। स्त्री वगैरह तो कुछ नहीं, हटा दो, इसका नाम ही हटा दो, घर में रोटी ही बेलती थी उस वक्त। स्त्री कह लो, गुलाम कह लो, ये सब पैसा वैसा कमाता भी नहीं था। भिखारी तो भीखे मांगता था, छोटा बच्चा कहाँ से पैसा कमाएगा भाई। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, भिखारी, स्त्री, गुलाम, ये लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। इन लोगों को टैक्स फ्री था, क्योंकि राजा को लगता था ये लोग तो कमा रहे हैं, कुछ नहीं तो हमको क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, 1 रुपया कमाएंगे तब ना हमको 1 रुपया देंगे भाई, ये सब तो कमा ये नहीं रहे हैं, तो ये सब हमको देंगे घंटा। समझ में आ गया अच्छे से, ये लोग को टैक्स फ्री कर दिया था। और टैक्स हिंदुओं पर लगाकर जबरदस्ती हिंदू से टैक्स को वसूला भी जाता था। औरंगजेब का शासन भारत में अफगानिस्तान सीमा प्रांत से लेकर दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर चले जाओगे, दक्षिण भारत में कावेरी नदी है, कावेरी नदी के तट तक सीमा औरंगजेब के कंट्रोल में ही था। अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण भारत के कावेरी नदी के तट सीमा तक का जितना भी क्षेत्र था वो औरंगजेब के ही शासनकाल कंट्रोल हो रहा था। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। और यदि हम थोड़ा सा फोकस उत्तर मुगल काल पे कर लें तो उत्तर मुगल काल का मतलब ही है कि अब मुगल का पतन होना स्टार्ट और कंप्लीट 1857 एडी तक, मतलब अभी कितना है 2024, है ना, और हम आज से 200-300 साल पहले का बात कर रहे हैं, 1857 का, 1857 एडी का। तो 1857 आते आते मुगल खत्म, अब एक को घरों पर इसका शासन नहीं हो पा रहा है, इस स्थिति में मुगल आ गया था। तो अभी हम पूरा डिटेल में उत्तर मुगल काल पढ़ने पढ़ने वाले हैं, चूंकि औरंगजेब तो मर भी गया था, अब उसको जमीन में भी गाड़ दिया गया, है ना, उसका बात आप खत्म करिए, कितना औरंगजेब औरंगजेब ही करते रहे। थोड़ा उत्तर मुगल काल पे आते हैं और हम मुगल काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मुगल काल पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने पूरा मुगल काल अच्छे से पढ़ रखा था, हम थोड़ा सा अब उत्तर मुगल काल पे जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से मुगल का जो है वो झंडा डाउन होने लगेगा, मुगल यहाँ से बर्बाद के कगार पे चला जाने वाला है। इस सीरीज को हम अच्छे से देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शासक को इससे पहले देख लिया। आपने इस वंश को अच्छे से पढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते आपने हर एक शासक से मिला, बाबर से मिला, तो बाबर का शासनकाल एक बार बता दीजिए तो 1526 से लेकर के 1530।
उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं की पूरी कहानी आपको पता चलिए गया। ये 1540 तक शासन करता है, 1530 से लेकर के 1540 तक। फिर इसको धक्का मार के भगा दिया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। बिलग्राम का लड़ाई जो लड़ लेता है दिल्ली में, उसके बाद भगा दिया जाता है इसको। तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में स्ट्रगल करता है, फिर अपना सेना वेना को मजबूत करके शादी ब्याह कर लेता है वहीं, फिर सेना को मजबूत करके ये भारत आता है। कब आता है? 1555 में आता है, और 56 में लाइब्रेरी से उतर रहा था। कौन सा लाइब्रेरी? दीनपनाह लाइब्रेरी से, और फिसलन के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद याद करो, हुमायूं के बाद कौन आया फ्रेंड? अकबर आया। अच्छा, अकबर कब आया एक बार अच्छे से याद करो तो। अकबर आया था, इसका जो मृत्यु हो गया था 55 से 56 में, तो अकबर को राजा बनना पड़ा 56 में ही, 56 में। तो 1556 में अकबर राजा बन जाता है, और अपने गद्दी पे लगातार अकबर 1605 ईस्वी तक रह जाता है ना। आपको पता है कि एकदम सलीम जहांगीर पागल हो गया था, भाई हमारा पापा मरिए नहीं रहे हैं, ये 50 साल से शासन कर रहे हैं, मेरा उम्र 35-37 साल हो गया है, हम पागल होने जा रहे हैं, मेरा लड़का जो है उसका शासन हो गया है काफी ज्यादा। जहांगीर सोचने लगा, तो कहीं हमको टपका के मेरा लड़के शासन नहीं करने लगे। जहांगीर को डर लग गया। तो समझो, अकबर का शासन लगभग 50 साल का। जहांगीर का जो शासन काल था, कब से कब तक था? 1605 से लेकर के 1627 तक ये अपना शासन किया सलीम जहांगीर। अच्छा, सलीम जहांगीर के बाद कौन आता? हल्का से याद करो, याद आ जाएगा। सलीम जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। कब से कब तक आता है? 1627 से लेकर के 1657 तक। शाहजहां वही जिसने ताजमहल को बनवाया। फिर 1658 से लेकर के 1707 तक अपना औरंगजेब आता है। तो ये जो हम अपनी राजा देखे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब अपना मुगल को मजबूत करने में दम पूरा जिंदगी लगा दिया, मजबूत कर दिया। औरंगजेब जो है थोड़ा सा लास्ट में गलती किया, इसको दक्षिण भारत में नहीं जाकर के एकदम दिल्ली वाले ही क्षेत्र से शासन करना चाहिए, पूरा कंट्री को संभालना चाहिए अपने पूर्वजों की तरह। ये मराठा जीतने के चक्कर में अपने आप को मिट्टी में मिलाना स्टार्ट ही कर दिया। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, औरंगजेब ने तो जीत ही लिया था भाई, क्या ही दिक्कत है। हाँ, कुछ जीता तो कुछ खो दिया, है ना। अभी हम मान लो कि आईएएस बनना चाहेंगे, तो अपने पुराना जो नौकरी है, मान लो हम बैंक पीओ है, तो बैंक पीओ का तो छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है। तो वही काम औरंगजेब किया। 1658 में 1658 से लेकर के 1707 तक ठीक ठाक शासन औरंगजेब किया, लेकिन थोड़ा सा धार्मिक कट्टरता के कारण इसका इतिहास में मुझे थोड़ा सा इसका इतिहास हमको ठीक नहीं लगा। ये धार्मिक धार्मिक कम करता तो ये भी एक सक्सेसफुल और बन जाता, है ना। ये 6 शासक काफी शक्तिशाली रहते हैं मुगल का। शक्तिशाली नहीं, काफी शक्तिशाली। मुट्ठी में मिसल के धर देता था अंग्रेज जैसा लोगों को, और दूसरा शासक जो था उससे कांपता था इन लोगों से। इसका सेना, इसके पास इतना पैसा और इसका इतना दबदबा बना के धर दिया था हिंदुस्तान में। यही 6 शासक दबदबा था इन लोगों का, चलता था, समझे। बड़े बड़े दूसरे देश के कंपनी, यूरोप कंट्री के कंपनी जब बिजनेस के लिए भारत में आते थे, तो ये इन लोगों को सलाम ठोकते थे कि भारत के ये फलना है, चिलना है, ये राजा है। ये 6 राजा का बहुत इज्जत था भारत में। बट जब 3 मार्च 1707 को 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये जो वंशज है वह उतनी शक्तिशाली नहीं हो पाते हैं जितनी शक्तिशाली ये 6 राजा के शासनकाल में था। हम औरंगजेब के बाद वाले शासक जो भी पढ़ेंगे, जिनके बारे में भी हमको पढ़ना है, औरंगजेब के बाद जो भी शासक आएंगे, वो सब उत्तर मुगल काल के अंदर अध्ययन किए जाते हैं। किसके अंदर? उत्तर मुगल काल के अंदर। तो चलिए हम एकाएकी करके पहले शासक का नाम ही बता देते हैं कि कौन कौन सा शासक आएंगे औरंगजेब के बाद। तो सबसे पहले आएंगे बहादुर शाह, जो औरंगजेब का उत्तराधिकार होते हैं। वो 1707 से लेकर के 1712 तक शासन करते हैं, फिर अपना गद्दी खाली करके हाथ जोड़ के चले जाते हैं। बहादुर शाह के बाद जब आते हैं तो जहांदार शाह, वो 1712 से लेकर के 1713 तक शासन करते हैं, फिर हाथ जोड़ के चले जाते हैं। फिर आते हैं फारुखसियर, तीसरा नंबर पे उत्तर मुगल काल में। ये भी इन लोगों के ही बेटा लोग रहते हैं, और आगे बढ़ते ही 1713 से लेकर के 1719। फिर फारुखसियर के बाद आ जाएंगे, एक नाम बहुत बड़ा है, राफी उद्दर्रात। राफी उद्दर दर्रात नहीं था, शायद दर्जात था, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। राफी उद दर्जात था नाम, ठीक। ये राजा कब बनते हैं? 1719, 1719 में ये राजा बन के आते हैं। फिर ये भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये जब जाते हैं कुछ महीनों के बाद शासन करके, तो फिर आते हैं राफी उद्दौला। 1719 में राफी उद्दौला आते हैं। फिर कहा जाता है ये भी चले जाते हैं।
काहे कि अब देखिए ना, कोई शासन ही नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा टाइम तक। एक भाई दूसरा को पराजित करके खुद राजा बन रहा है। एक खड़ा होना चाहता है, उसका दूसरा टाँग खींच के गिरा देता है ना? कभी चचेरा भाई टाँग खींच के गिराता है, तो कभी अपना ही भाई तलवार भोंक देता है। मतलब यही अब मुगल में हो रहा है। एक शासक ढंग से शासन ही नहीं कर पा रहा है लगातार। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, छठे नंबर पे, उत्तर मुगल काल में छठे नंबर पे। फिर से बता देते हैं, 1 नंबर पे बहादुर शाह, 2 नंबर पे जहांदार शाह, 3 नंबर पे फारूक सियर, 4 नंबर पे राफी उद दरजात, 5 नंबर पे रफी उद दौला, 6 नंबर पे राफी उद दौला कितना पे 5 नंबर पे कौन था? राफी उद दौला। 6 नंबर पे क्या नाम है, भूल रहे हैं थोड़ा-सा। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, क्या नाम था? मोहम्मद शाह, 6 नंबर पे। मोहम्मद शाह उनका नाम था, 6 नंबर पे आते हैं वो। और 1719 से लेकर के 48 तक वो लगातार शासन करते हैं। 7 नंबर पे आएँगे अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, वो 1748 से लेकर के 1754 तक गद्दी पे बने रहेंगे। फिर आएँगे आलमगीर सेकंड, वो 1754 से लेकर के 1758 तक गद्दी पे बने रहेंगे। उसके बाद जो शासक आएँगे आलमगीर द्वितीय के बाद, तो शाह आलम द्वितीय, ये थोड़ा-सा बड़ा लंबा शासन किया, 40-45 साल का ये राजा रहा। लेकिन ये छोटा-सा ही क्षेत्र का राजा था, क्योंकि इतना दूर आते-आते मुगल छोटा हो गया था काफ़ी। लेकिन चलो भाई, राजा तो राजा होता है, एक पार्टिकुलर क्षेत्र का ही सही, लेकिन शासन तो किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806 तक गद्दी पे बने रहा। उसके बाद 10वां नंबर पे आता है 1806 से लेकर के 1837 तक अकबर द्वितीय, ये भी ठीक-ठाक शासन किए। उसके बाद आपका बहादुर शाह सेकंड एक लास्ट शासक के रूप में साबित हो जाते हैं मुगल के अंदर। बहादुर शाह सेकंड 1837 से लेकर के 1857 तक ये गद्दी पे बने रहते हैं। आप बोलोगे सर पागल की तरह आप इतना डेट क्यों पढ़ा दिए? सर मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहा। तो भाई डेट को सुन लो, पढ़ लो, नोट भी कर लो, यहीं से सवाल आएँगे, डेट ही पूछे जाएँगे। ये झोल-झाल राजा के बारे में कोई इतिहास बना ही नहीं है बढ़िया। इनके लाइफ में वैसा कुछ काम ही नहीं हुआ है। इन्होंने औरंगज़ेब की तरह कुछ नहीं किया, इन्होंने शाहजहाँ की तरह कुछ इतिहास नहीं रचा, इन्होंने अकबर की तरह कोई काम नहीं किया। तो ये सब ठीक-ठाक अपना शासन खाओ कमाने वाला काम करके निकल गए, अपना जीवन को काट के निकाल दिए। तो इनके बारे में उतना डिटेल से सवाल आएँगे भी नहीं। हाँ, लेकिन जो भी सवाल आएँगे हम एक-एक पॉइंट करके, एक-एक बिंदु करके आपको पढ़ा देंगे, कुछ नहीं छूटने वाला है कहीं से। आपका कंटेंट क्रिएट करने के लिए अपने को जितना भी मेहनत होगा उतना करेंगे, रात में सोना बंद कर देंगे। आप ईमानदारी से आपको कभी भी कंटेंट खराब नहीं देंगे। आप ये कंटेंट पढ़ लो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन यहीं से आएँगे, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएँगे, क्वेश्चन यहीं से आएँगे, क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं आपका। आप अच्छे से पढ़ लो ये कंटेंट को, फिर आप पेपर लगाओ, पेपर तो सॉल्व होना ही है, प्रीवियस ईयर लगाओ या फिर आप कोई मॉड्यूल पेपर लगा लो या फिर आप क्राउन बुक का लगा लो, दृष्टि का लगा लो, अरिहंत का लगा लो, बुक का तो अंबार लगा हुआ है, लूसेंट का लगा लो, जो बुक लगाओगे वही बनेगा। यूट्यूब पर खोल लो टॉप 50 क्वेश्चन औरंगजेब, वो भी बन जाएगा आपसे। कहीं से भी आप टेस्ट ले सकते हो अपना, आप उस लायक बन गए हो ये वीडियो पढ़ने के बाद कि आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो ना? चलिए तो एक-एक करके जो भी थोड़ा बहुत इन लोगों का इतिहास बन पा रहा है, हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो ये 11 नाम लिए और यही है उत्तर मुगल काल का कहानी, जो लगभग 11 शासकों के विषय में पढ़ा जाएगा कि 11 शासक थे ना, तो 11 शासकों के विषय में उत्तर मुगल काल की कहानी को पढ़ा जाएगा। जब बहादुर शाह सेकंड 1857 की क्रांति में अंग्रेज के द्वारा पराजित हो जाते हैं। कौन? जो लास्ट शासक हैं बहादुर शाह सेकंड। कब से कब तक? 1837 से लेकर के 1857 तक। तो ये जो बहादुर शाह सेकंड हैं, ये अंग्रेज के द्वारा जब पराजित हो जाते हैं, होकर रंगून भेज दिया जाता है। इनको कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून। तो रंगून एक जगह है और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1707 से लेकर के 1857 तक का जो समय है, उत्तर मुगल काल इसी को कहेंगे। हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, चूंकि अब हम औरंगजेब खत्म कर लिए हैं, उत्तर मुगल काल पे आए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो सेपरेट लाएंगे। वीडियो काफी मजा वाला होने वाला है, वीडियो एकदम मस्ती से आप पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हमने यहाँ तक जो पढ़ा छौ राजा के बारे में हटाओ,
अब उसे झाड़ू दे करके उधर साइड करो, वो पढ़ लिया, अब उत्तर मुगल पे आएँगे। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, बहादुर शाह से स्टार्ट करेंगे, एक-एक करके बहादुर शाह से स्टार्ट करेंगे, जो 1707 से लेकर के 1712 तक शासन किया, और बहादुर शाह सेकंड पे ब्रेक मार देंगे, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड अपना 11वां शासक है मुगल का, उत्तर मुगल में। तो समझ लो कि सब कुछ डिटेल से होने वाला है, बहुत मज़ा आ जाने वाला है ये वीडियो पढ़ के। जो भी यहाँ से क्वेश्चन आएँगे, एक-एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक? नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं, हम आप कोशिश करेंगे जो भी वीडियो लाएँ, रेगुलर लाएँ, रेगुलर वीडियो आपको देंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो का सब्सक्राइब कैसे बढ़ेगा? तो आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आप मेरे से कमेंट करके अपना जो सवाल है पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो उत्तर मुगल काल पे लाते हैं।